हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं हमारे अतीत जो सेकंड बुक है उसी को हम लोग देख रहे हैं। उसी में पहला चैप्टर चल रहा था 1000 वर्षों के दौरान हुआ बाप की पड़ताल की जांच। और बेसिकली वो 1000 साल आपके कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, हम 700 से लेके 1750 के बीच का जो समय है, इस समय का हम बेसिकली हिस्टोरिकल जो आपकी चीजें हैं हम उनका क्या कर रहे हैं, अध्ययन करेंगे आज। तो अभी हमने इसमें बहुत सारी चीजों को इस चैप्टर के अध्ययन में हम लोग समझ चुके हैं। बहुत सारी चीजों को हमने गौर करके इसको देखा है, पढ़ा है। तो अगर किसी का कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चे का तो वो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कोई भी बच्चा या बच्ची किसी भी स्कूल से अपना क्वेरी अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, अगर कोई क्वेरी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चे कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए और माइक लेकर चैप्टर को पढ़ सकता है। जैसे हम पिछले क्रम में हम अब तक जो है इस तरह से करते आए हैं, कोई भी एक बच्चा हो जाए खड़ा और पढ़ ले। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। जो हमने चीजों को देखा है चैप्टर को एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक। और चैप्टर को ध्यान से देखने के साथ देखिए, हमने देखा था कि पहला नक्शा जो बनाया था अरब भूगोल वेत्ता अल इदरीस ने, उस मैप को हमने देखा। उसके बाद आपका एक फ्रांसीसी आपके चित्रकार हुए हैं जिन्होंने लगभग 600 साल के बाद ये मैप बनाया था। इस मैप को देख लीजिए आप, ठीक। ये मैप आपको दिखाई देगा और आपको भारत का मैप वर्तमान मैप से डिफरेंट लगेगा, लेकिन प्रायद्वीप हिस्सा आपको लगभग समान लगेगा क्योंकि वो जल से घिरा हुआ है, ठीक। तो ये मैप बहुत पुराना है। जब आपके फ्रांसीसी लोग यानी कि जो आपके यूरोपियन ब्लॉक थे, जब भारत में आपका ट्रेड करने के लिए आ रहे थे, तो उस समय का जो मैप है वो मैप का ये आपको फोटोज आप इसमें देख सकते हैं, इमेज के रूप में हमारे पास रिकॉर्ड्स में है। फिर क्या है कि आपकी नई पुरानी आपकी शब्दावलियां, कि कैसे नई शब्दावलियां हैं, नई चीजें हैं, कैसे उनके मीनिंग चेंज हुए हैं, क्या उनकी भाषा में परिवर्तन आया है, इन सभी को हम लोग इसमें गौर करके आपका देख रहे थे। और एक एक पर जो था हम लोग बात भी अपना कर रहे थे। तो इसी पर हम लोग आपका गौर करके देख रहे थे। हमने हिंदुस्तान शब्द के विषय में पढ़ा कि जो हिंदुस्तान है वो क्या है, इसको हम लोग आपका देख सकते हैं। क्लियर है? इसको देख लिया, सारी चीजों पर हमने इनके गौर किया। गौर करके एक एक चीजों को बहुत अच्छे से हमने उनको पढ़ा और समझा और उसको महत्व देने का प्रयास किया, ठीक। आगे देख लीजिए, इतिहासकार और उनके जो स्रोत हैं उनके विषय में हमने पढ़ा कि इतिहासकार कैसे आपका स्रोत जो है उनका सहारा लेते हैं। तो इसी पर हम लोग आपका गौर करके अपनी चीजों को देख चुके थे। फिलहाल हमें आगे बढ़ना है और कह रहे हैं कि जैसे कागज आने लग गया था तो कागज सस्ता होने लग गया, तो लोग जो पहले पेड़ों के पत्तों पर, ताम्र लिपियों पर, शिलालेख पर लिखते थे, अब लोग क्या करने लगे, और जो हमारे पेड़ जो हमको जो कागज है जो आपका बन रहा है, अब उस पर राजाओं की कहानियां, संतों के उपदेश, लेखन कार्य, अर्जियां, यानी कि शासनिक, प्रशासनिक और आम कार्य भी क्या हो गए थे, लिखित रूप में आपका दर्ज हो गए थे। और उसी को हम लोग आपका देखने भी लग गए थे। तो इन्हीं सारी चीजों को हमने बहुत गौर करके पिछले चैप्टर तक आपका पढ़ लिया था और इनको गौर करके आपका देख लिया था। तो अब ये देखिए, एक व्यक्ति हैं जो पांडुलिपि को कॉपी कर रहे हैं और कॉपी बना रहे हैं, इस तक हमने देख लिया। भाषा को हमने देखा कि कैसी लिखावट है फारसी की, और फारसी अरबी की कठिनाई को हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, फारसी और अरबी के बीच आप बेसिक जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, वो आप इन दोनों के डिफरेंसेस को साफ कर सकते हैं और साफ इसको समझ भी सकते हैं कि बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है। आज हम जो है इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम इसी में आपका जानने का प्रयास करेंगे। यहां से पढ़ते हैं, चलिए। कह रहे हैं कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपनी मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत 1356 में और दूसरी बार 2 साल के बाद उसको लिखा, ठीक। अब कह रहे हैं कि पहला जो उन्होंने लिखा था आपका 1356 में, और जो आपका दूसरा लिखा 1358 में,
दोनों की लिखावट में बहुत सारा डिफरेंसेस, आपको अंतर जो है बहुत स्पष्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि समय के साथ आपका चीजों में परिवर्तन, संशोधन, उनमें रिफॉर्म जो है वो आपका देखा गया है। ठीक, अब इसी में एक नया सामाजिक समूह और नई समाज की जो संरचना है, इसके विषय में देखेंगे। जो 1000 वर्षों के दौरान जो हमको बेसिकली जो आपके चेंजेस हैं, जो हमको देखने के लिए मिले हैं या जो हमने पाए हैं। कह रहे हैं एक सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 1700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहास के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इसे पूरे काल में कैडे पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। अब देखिए, टाइम पीरियड बेसिकली आप अगर देख रहे हो इसमें, तो टाइम पीरियड क्या है, इसका समय काल ये इसके बीच का रहा है। और कह रहे हैं कि 1000 वर्षों का जो अध्ययन इतिहासकार ने करा है, उनके सामने एक भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इतिहासकार इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। कैसे हुए हैं? बहुत बड़े लेवल पर, बहुत मास लेवल पर क्या हुए हैं, आपका चेंजेस जो है हमको नजर आए हैं। जो आपका चेंज है वो हमको चेंज जो है इसमें आपका बेसिकली आपका देखने के लिए मिला है। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के आपके दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखा, युद्ध में आपके जो है अग्नि शस्त्र यानी के बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो चीज हमको देखने के लिए भी मिलेगी। ऐसे में ही जब आपका सिंचाई के परिवर्तन में रहट चली और कटाई के लिए आपके चरखे चले और युद्धों के लिए क्या करें कि बारूद वाले गोले चले। ठीक, तो कह रहे हैं इस उपमहाद्वीप में नए तरह के खान पान भी आए। कैसे आए? नए तरह के खान पान, जैसे आलू भारत में नहीं था, आलू आया, मक्का आई, मिर्च आई, चाय आई और आपका कॉफी आई। यानी कि ये मक्का, चाय, कॉफी भारत का मूल नेटिव जो है आपका नहीं थी। ये कब है? ये आपको देखने को मिलेगा 700 से लेके 750 के बीच के समय के दौरान। ठीक, ध्यान रखें कि ये तमाम परिवर्तन प्रौद्योगिकी और फसलों के उन लोगों के साथ, विचारों के साथ भी लेकर आए। क्या था ये? तमाम परिवर्तन का काल था। कैसे? आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन सब का क्या था? यह आपका परिवर्तन का ही आपको जो दौर है, एक टाइम पीरियड है, वो हमें देखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाने में भी बहुत बढ़ गया था। कैसा हो गया था कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी बहुत सारे मीडियम जो थे वो आपका प्रयोग में ला रहे थे। ठीक, अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का, देखिए ये रहट का चित्र है, महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत। कह रहे कि इस समय एक समुदाय का महत्व बढ़ रहा था और वो समुदाय था राजपूत। देखिए, हमारा यहाँ कोई व्यक्तिगत नहीं है, जैसे हमें चैप्टर में मिल रहा है हम उसी के विषय में बात कर रहे हैं। जिसका नाम, देखिए राजपूत कौन था, कौन थे मतलब, तो राजा के पुत्र को बोलते थे राजपूत। अर्थात राजा का पुत्र, राजपुत्र को ही क्या हो गया आपका राजपूत कह दिया, जो राजा का पुत्र होगा। 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धा समूह के लिए था। आमतौर पर क्या था, जो आपके योद्धा थे, जो लड़ते थे, उनका जो समूह था, उन समूह के लिए हम क्या करते थे, हम उसको राजपूत शब्द कह के इंडिकेट करते थे, क्योंकि राजा का पुत्र जो राजपुत्र था, जिसे हम राजकुमार भी कह सकते हैं, वही क्या था, राजपुत्र था। और फिर बाद में क्या हुआ, जो आपका लड़ने वाले, जो आपके लड़ाका थे, जो आपका सैनिक सेनापति थे, उनको हमने क्या कहा, ये राजपूत है। क्लियर है, क्या है,
राजपूत है, क्योंकि जो युद्ध ग्रुप में भर्ती हुआ है जो समूह में, उसको हमने राजपूत कह के इंडिकेट किया है, लेकिन वर्तमान में देखिए कास्ट है। ठीक, ऐसे आगे बढ़ते हैं। जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते हैं, कौन से वर्ण होने का दावा करते हैं? तो आपने वर्ण व्यवस्था भी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? 6th क्लास में पढ़ी होगी, आगे बताऊंगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 क्या है आपका ध्यान रखना है, वर्ण है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, अब देखिए राजपूत में कौन कौन लोग शामिल हैं? राजा शामिल है, राजा के सामंत यानी कि जो उनके अंदर काम करने वाले लोग हैं, ठीक, सेनापति शामिल है, और सैनिक, ये सब क्या है? ये राजपूत में आते हैं, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे। यानी कि जो अलग अलग पूरे उपमहाद्वीप में कहीं भी भारत में किसी के आस पड़ोस में, नेपाल में, भारत में, उस समय का अफगानिस्तान में भी, आपका श्रीलंका में भी, जितना भी पार्ट था, इन सभी पार्ट में आपका क्या था मेरे प्यारे बच्चों? जो लोग सैनिक काम कर रहे थे वो सब क्या थे? वो सब आपके राजपूत के नाम से ही इंडिकेट थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवा करते थे। कवि और चरण राजपूत की आचरण संहिता प्रबल पराक्रम स्वामी भक्त के गुणगान करती थी, और कह रहे उस समय में जो कविताएं लिखी गई हैं वो क्या करती थी? वो गुणगान करती थी, उनके बारे में एक्सप्लेन करती थी, उनकी गाथाओं को, उनके पराक्रम को, उनके स्वामित्व भक्ति को वो आपका दिखाती थी कि इस प्रकार की है, ऐसी है। तो ये सारी चीजें गौर करके हमको दिखाती थी। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों के लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, लिपक, मुंशी आदि करने वाले जाति समूह ने भी उठाया। अब कह रहे हैं जो आपके मराठा हैं इन्होंने भी अपने लिए यूज करने लग गए, सिख हो गए, जाट हो गए, यानी कि जो लिपक हैं, सब ने क्या कर लिया? अपने बेनिफिट्स के लिए राजपूत लगाना प्रारंभ कर दिया। चलिए, तो एक बार जितना पढ़ा है इसको देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, और रहट के चित्र को गौर करके देख लीजिए। एक बार सभी बच्चे देख लें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। गौर कर लिया बच्चों? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। इस पूरे काल के दौरान जंगल की कटाई हो रही थी। कह रही है ऐसा समय था जब आपके जंगल के जो पेड़ पौधे थे, वनस्पतियां थे, वो काटी जा रही थी और खेती का इलाका बढ़ रहा था, यानी कि लोग एग्रीकल्चर की तरफ, कृषि की तरफ अपना मूव कर रहे थे। ठीक, और क्या कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्र की अपेक्षा तेजी से और पूरे दौर पर था, यानी कि वो क्षेत्र में जितना कम होना चाहिए था या जो अलग स्पीड थी उससे बहुत ज्यादा था। पर्वसन में परिवर्तन के कारण कई वनवासी को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। कुछ और जमीनवासी जमीन की जुताई करने लग गए और कृषक बन गए। कृषकों को नए समूह, क्षेत्रीय समूह, पुजारियों और मठ मंदिरों से आपका प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज का अंग बन गए थे। उन्हें कर चुकाना पड़ता था तथा स्थानीय मालिक बेगार करना पड़ता था। मालिक की बेगारी का मतलब एक शब्द आया है, बेगार या बेगारी। बेगारी का मतलब होता है कि जो आप कार्य कराएं और उसका आपको वेतन, आपको मेहनताना ना मिले, उसको बेगारी कहते हैं। वर्तमान संविधान में इसको निषेध किया गया है। क्लियर है? तो परिमाण स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास बहुत ज्यादा उपज जमीन होती, तो कुछ मवेशी भी पालते, और कुछ लोग खेतों में खाली समय दस्तकारी करते तथा कुछ काम कर लेते। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति उपजाति में बढ़ते जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा नीचा दर्ज किया गया। क्या दर्ज किया गया? ऊंचा
और जो नीचा है वो आपका दर्ज कर लिया गया। ये दर्ज स्थायी नहीं था। किसी जाति विशेष के सात स्थानों पर कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन का नियंत्रण, इसके आधार पर उसके दर्ज बदलते रहे। एक जाति ही किसी एक की, कह रहे हैं कि दर्जे बदलते रहे। एक ही जाति का क्षेत्र किसी कोई और दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र का कोई और, यानी कि किसी को भी किसी क्षेत्र को भी जो है अल्टा पलटी कर सकते थे और किसी को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को दे सकते थे। इसको थोड़ा सा गौर करेंगे और इनको समझने का प्रयास भी हम लोग निरंतर करते रहेंगे ये चीजें। चलिए अब बात करेंगे क्षेत्र और साम्राज्य की। किसकी बात करेंगे? बेसिकली हम क्षेत्र और साम्राज्य की बात करेंगे। जैसे चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, नाम ध्यान रखिए, गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 के प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति, यानी प्रशस्ति का मतलब पत्र, अपनी प्रशंसा में एक पत्र उसने लिखवा, इसको बोलते हैं आपका प्रशस्ति पत्र। देखिए, उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल में गोड़ से लेकर और पश्चिम में अफगानिस्तान के गाजी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के विभिन्न क्षेत्र उन लोगों की सेनाओं के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान इन दिनों के अलावा कहते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। कह रहे कि जैसे ये विजय अभियान उसने बताए हैं कि बंगाल में गौड़ क्षेत्र से लेकर अफगानिस्तान में गाजी तक उसका शासन फैला हुआ था, गयासुद्दीन बलबन का, तो कह रहे हैं ये चीज क्या है? अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का मतलब वहां के इतिहासकारों ने उनकी विजय को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है और बिना बात बताया है कि उन्होंने ऐसा किया है। ये क्या है? बढ़ा चढ़ाकर आपको बताया गया है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में यह भी समझने की कोशिश भी करते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। ये भी हम लोग आपका देखते हैं कि कैसे वो विभिन्न भागों का उल्लेख जो है वो करते हैं। तो इनको हमको एक बार देखने की, गौर करने की क्या है? आवश्यकता है। ठीक, 1318 में कभी अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया, इस देश के हर एक क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और द्वार समुद्र यानी के दक्षिण कर्नाटक, तेलंगानी आंध्र प्रदेश, गुजरी यानी के गुजरात में, अमतारी यानी के तमिलनाडु में, गोंड यानी के बंगाली में, अवधी मतलब पूर्व उत्तर प्रदेश में, हिंदवाली मतलब दिल्ली के आसपास के रीजन में। अमीर खुसरो के आगे यह बताया गया है कि भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की नहीं है। यह एक प्राचीन है जो केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। यानी कि देखिए, बहुत सारी लोकल भाषा है, लेकिन एक ऐसी भाषा है जो भारत के हर कोने में चलती है, हर जगह उसका प्रचलन है, लेकिन आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं है। वो कौन बोलते हैं उसको? जो आपके पंडित लोग हैं, जो आपके विद्वान लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? उस भाषा को बोलते हैं और उन्हीं का है आम लोगों की बोलचाल की भाषा में। तो ये सारी भाषाएं जो हैं आती हैं, जो अपने एक पार्टिकुलर क्षेत्र और रीजन पर क्या है आपका बोली जाती हैं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए
जो सूची उन भाषाओं के नाम पे बनी है, उनके द्वारा लिखित आज की बोली जाती है। जो नाम एक उनमें से रेखांकित कीजिए और जो भिन्न है उनके चारों ओर घेरा कीजिए। अब देखिए वर्तमान की बोलियों को और जो अमीर खुसरो ने जिनको अपनी लिस्ट में बनाया है उनको एक साथ फिल कर एक सारणी बनानी है। क्लियर है? चलिए देखिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार कौन कौन सी भाषा जो थी ये इसमें आपका जिक्र किया गया है। क्षेत्र तथा भाषा के आधार पर इनको थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। चलिए इतना हम इसमें देख चुके हैं। एक बार पूछ लीजिए, कोई डाउट बनता है, कोई क्वेरी है कहीं पर, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा कह रहे हैं कि सन 1700 तक कई क्षेत्र अपने भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे, यानी कि उनकी जो सीमा थी, जो उनके रीजन थे, जो एरिया थे, जिस तरह से उनको आयाम अपने तय करने थे वो कर चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आप इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। कह रहे अध्याय 9 को आप पढ़ोगे तो इनके विषय में और अच्छी और अधिक से क्या मिलेगी? जानकारी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराव आपके चलते थे। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर देते थे। और कैसे थे? लोग एक साथ इकट्ठे होते थे और उनको एक बड़ा विशाल साम्राज्य में खड़ा कर लेते थे। सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की आप तुलना कीजिए, यानी कि 3 और 4 की जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उनके हम आपस में कंपेयर भी कर लेंगे। खिलजी और मुगल वंश का शासक कितनी अवधि तक चले, वहां पूरी लिस्ट दी गई है आपका। तो उसमें दिखाया गया है कि आप कब तक आपका खिलजी वंश रहा, कब तक आपका तुगलक वंश रहा, कब तक आपका सैयद वंश रहा, ठीक है, और कब तक आपके बलबन रहा। इन सब के विषय में पूरी लिस्ट है। और फिर कब तक आपके मुगल बादशाह रहे, इनको भी हम देखेंगे, लेकिन वो अगले चैप्टर के पार्ट हैं 3rd और 4th का। तो फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं उसी में अपनी हम जो खोजबीन है उनको जारी रखते हैं। कह रहे 18वीं शताब्दी में मुगल वंश पतन के ढाल पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर भी उभरने लगे, लेकिन वर्षों में से सर्व क्षेत्रीय समाज का शासन चल रहा था। ध्यान दीजिए, एक शब्द आया है सर्व क्षेत्रीय समाज, यानी कि हर क्षेत्र के जो लोग हैं सब क्षेत्रों का उनके समाज का शासन चल रहा है। उसमें क्षेत्रों की प्रवृत्ति बदल गई है। उन पर कोई छोटा बड़ा बड़े राज्यों का शासन चल रहा है। यह उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैलाई गई। इन क्षेत्रों को विरासत मिल गई। इस तथ्य का पता चलता है कि उनमें कई परंपराओं से लागत है जो कि इन क्षेत्रों में उभारी गई थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 1700 से लेकर 1750 के ईस्वी के 1000 वर्षों के दौरान इनमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृतियां एक दूसरे के कटाव अलग अलग नहीं बन पाई। हालांकि उनके चरित्र और उनकी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय को सर्व क्षेत्रीय ताकतों को प्रभावित करना पड़ा। कैसा रहा कि जो क्षेत्र थे उनको एक दूसरे से रहकर मिलकर उनको ये सारी चीजों में आपका प्रभावित होना पड़ा। तो ये हमें गौर करके देखना है कि कैसे क्या चीज रही है, कैसे समाज और कैसे वहां उपमहाद्वीप में एक व्यवस्था दूसरे क्षेत्र में फैली है और कैसे उनका टकराव, क्या समन्वय रहा है, कैसे उनकी प्रशासन आपके परंपराएं हैं, आर्थिक प्रबंधन था, उच्च संस्कृति और भाषा का संदर्भ मिलता है, वो सब इसी में ही है। तो देख लीजिए
इस पैराग्राफ को, फिर आगे बढ़ जाते हैं। पुराने और नए धर्म। अब चीजें आई हैं कि पुराने और नए धर्म क्या है। आइए थोड़ा सा गौर करते हैं। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं के कई बड़े आपके परिवर्तन आए हैं। अब हमने हर चीज को, राजा को, समाज को, आर्थिक तौर पर संस्कृति को हमने देखा। क्या आखिर में धर्म के क्षेत्र में भी कुछ चेंजेस हुए हैं? क्या कोई नए धर्म आए हैं? कोई नया बदलाव या पैटर्न इसमें दिखाई देता है? आइए देखते हैं। तो इस दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैश्विक स्तर, मतलब एक बहुत छोटे लेवल अलग थी, एक आपका व्यक्तिगत लेवल पर हो गई थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का एक समूह रूप सामूहिक होता था। किसी दैविक समूह में सामूहिक अवस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संबंधों के संगठन से होता है। जैसे इन मनुष्य का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन लोगों की आस्था में भी परिवर्तन होता गया। यानी कि जैसे ही समाज, बाप का समुदाय का सामाजिक संसार बदला, तो आस्था जो थी उसमें भी ये चेंजेस क्या होने लगे, नजर आने लगे। अब कह रहे हैं कि आज हम जिसे हिंदू कहते हैं, उनमें से इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे, क्या थे? देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज के पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। ये चीजें क्या हो गई थी आपके इस समय में आपका बढ़ने लग गई थी। ठीक, सांस्कृतिक ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर हो गया और इन्हें संरक्षक कहते थे। नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठित की चाह में थे, वो इन संरक्षकों के समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। यानी कि संस्कृत जानते थे तो ब्राह्मण को क्या कर दिया, पूजनीय बना दिया, आदर कर दिया। फिर इन्हें क्या कहा गया, संस्कृति का संरक्षक कहा गया। और ये संरक्षक अगर कोई राजा बनता था तो उसका समर्थन लेते थे, ताकि जनता हमारे साथ फीलिंग से जुड़े, फीलिंग रूप में जुड़े। और इसी वजह से क्या था कि इनका महत्व और वर्चस्व समाज में कैसा हो जाएगा, दिन पर दिन और बढ़ता आपका चला जाएगा। संरक्षक मतलब कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति या जो किसी कला, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसको बोलते हैं संरक्षक। कह रहे हैं इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की धारणा के रूप में आया, जिसमें ईश्वर की कल्पना में एक ऐसे प्रेम मेल इस देवी के रूप में की गई ताकि पुजारी विश्वास कम कांड के बिना ही भगत स्वयं पहुंच सके। यानी कि एक ऐसा नया भक्ति का मार्ग आपका खोजा गया कि भगवान तक जाने के लिए उन्हें किसी के बीच की मीडिएटर की कोई जरूरत आपका नहीं थी। और वो एक नया भक्ति का जो मार्ग है, एक आपका इष्ट प्रेम मिलेम देवी के रूप में इस सामने आया। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम अध्याय 8 में इसकी जानकारी पढ़ेंगे। इसके विषय में हम चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से आपका डिस्क्रिप्टिव रूप में हम इसको समझ सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं कि चीजें किस प्रकार थी। यह वही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत से पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारिक और अप्रवासी के जरिए पहुंचा। यानी कि सबसे पहले कुरान शरीफ का संदेश कब आया भारत में, तो ध्यान रखना है
7वीं शताब्दी के समय में जो आपके प्रवासी लोग थे वो कहां लेकर आए और आपके ट्रेड भारत लेके आए। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की ही सत्ता को स्वीकार करते हैं, यानी कि एक ही ईश्वर है और एक ही अल्लाह है। इस चीज की उनकी थ्योरी है, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता में अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाते हैं, चाहे वह किसी भी व्यक्ति, चाहे वह उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, यानी कि वो अमीर है, गरीब है, कैसा भी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो इन चीजों को फॉलो करता हो। किसे? प्रेम, करुणा, उदारता। अगर ये कोई अपने अंदर रखता है तो उसको क्या करता है, वो धर्म एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमने इन सारी चीजों को देखा, बाकी जो भी शेष जानकारी है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में अभी आप कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल जितना हमने इसमें देख लिया है, इसमें कुछ भी अगर आपके कुछ चीज आपको समझ नहीं आती, कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।